आपको एक बेटर ट्रेडर बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके कुछ टिप्स। और फिर हम बात करेंगे एक अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर जो है चॉकिंग मनी फ्लो। अब मैंने ये इंडिकेटर काफी यूज किया है। ये इंडिकेटर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स पे अच्छा चलता है, इंडाइसेस पे भी चलता है, एंड गोल्ड पे भी चल सकता है। तो वो कैसे इंडिकेटर कैसे चलता है, उसको कैसे यूज करते हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करें। ठीक है। आज का जो पूरा सेशन होगा, अगर आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बिकॉज देखो, जब हम साइकोलॉजी जैसे चीज से बात करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो सेशन, ताकि आप भी अपना इनपुट दे पाए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वन साइड बोलते जाऊँ और आप लोग अपना इनपुट ना दे पाए। अगर आप लोग ने जो भी ये सिचुएशन एज ए ट्रेडर आप सब गुजर चुके हो, वही सिचुएशन पे बात होगी। तो अगर आपके पास कोई भी इनपुट है तो आप दे सकते हो। अगर आपको कोई डाउट भी है कि आपने कोई सिचुएशन देखा है पर आपको नहीं पता था कैसे डील करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा ओपन सेशन रखेंगे, थोड़ा आप भी बोलो मैं भी बोलूंगा, ताकि हम एक दूसरे का हेल्प कर। ठीक है। तो पहले देखते हैं मार्केट की तरफ, जो हमारा रोजी रोटी है। तो हम देखते हैं ये सारे लेवल्स है, अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स के, अगर आपको चाहिए आप एक फोटो ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये लेवल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स के। अगर और कोई लेवल्स भी चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा, पर एक बार हम अभी चार्ट से भी देख लेते हैं। हाँ, प्लीज अपने आप को म्यूट में रखना, बिकॉज अगर कोई भी अनम्यूट हो जाता है ना तो फिर वो पूरा फ्लो बिगड़ जाता है वैसे। ठीक है, थैंक यू। तो पहले हम देखते हैं सीधा सबके फेवरेट, तो पहले गोल्ड की तरफ देखते हैं, क्योंकि गोल्ड सब लोग ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 2070-75 के आसपास एक हाई मारा है। अगर आप ये देखोगे जो मंथली चार्ट है, तो ये काफी खतरनाक चार्ट है। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बन रहा है, एंड बहुत ही गंदा विक है। ये जो विक है यहाँ पे जो प्राइस का है, वो मतलब बता रहे कि यहाँ पे बहुत लोग बायर्स फंसे हुए हैं। ये लेवल पे यहाँ पे 2020 में, 2022 में और 2023, तो ये जो 2020 से लेके 70 का रेंज है, वहां पे बहुत बायर्स फंसे हुए हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई आने वाला है जब भी प्राइस उस तरफ जाता है। अब अगर आप पूछोगे कि अप ट्रेंड अभी भी है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा अभी भी अप ट्रेंड है। पर आपको जो लेवल देखना है वो बहुत सिंपल है, कि आपको ये 1910 का लेवल देखना है। ठीक है, ये 1910 का लेवल जिस दिन टूटा, उस दिन मार्केट गोल्ड के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, एंड बहुत सेलिंग प्रेशर आके वापस हम 1800 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। तो 1910 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अगर आपको बाय भी करना है, अगर आपने पूरा रैली मिस आउट किया, क्योंकि बहुत ही क्विक रैली था 1810 से लेके 2070 तक। अगर आपने मिस किया तो ये 1910 से 1930 के बीच में बाइंग कर सकते हो वापस, और एक और अपसाइड के लिए रुक सकते हो। अगर आपको लगता है कि गोल्ड ये टूटेगा तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। पर राइट नाउ गोल्ड अगर आप देखोगे ओवरऑल सेल ही चल रहा है। एक 1965 टू 75 के बीच सपोर्ट है, अब वहां पे है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन दिखेगा। ये मूव क्विक मूव था डाउनवर्ड्स, अब थोड़ा कंसोलिडेट होगा और फिर नीचे ही आने वाला है ओवरऑल को। आपका स्टॉप लॉसेस जब रखना है तो आपको $2000 का स्टॉप लॉस रखना है। 2000 के ऊपर गोल्ड वापस बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है टुवर्ड्स 2070। तो जो अगर आप बेचना चाहते हो 2000 का स्टॉप लॉस रखो, और 1980 1990 जितने ऊपर के लेवल्स मिलते हैं बेचने के लिए और अच्छे हैं आपके लिए। 65 टू 75 के उसमें बेचना मत। अगर वहां पे रिवर्सल के लिए खरीदना है तो खरीद सकते हो, बट ओवरऑल सेल लग रहा है, गोल्ड डाउन साइड ही दिख रहा है क्लियरली। सेम चीज सिल्वर में मैं कहूंगा कि सिल्वर भी अगर आप देखो, ये मैंने आपको बताया था एक ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट दिया और वापस रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो दो ऑलमोस्ट 3 बार रीटेस्ट हुआ था और फिर ऊपर गया। पर फिर एक
झटके में ही उसने ब्रेक डाउन दे दिया और आप क्लियरली देख सकते हो। अब हम मेरे हिसाब से 23 का लेवल आएगा और 2290 टू 23 के बीच में आप वापस बाइंग कर सकते हो अगर आपको करना है। बट उसके पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अगर आपको देखना है वो लेवल, तो आप 2290 से 23 का लेवल देखो। वो लेवल में आपको इजिली बाइंग मिल सकता है एंड सम काइंड ऑफ डिमांड मिलेगा, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे ट्रेंड सिल्वर का भी नीचे है, पर अगर गोल्ड सिल्वर चार्ट आप समझोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल सिल्वर कम बेरिश है, गोल्ड ज्यादा बेरिश है। तो वो आपको इंडिकेट करता है कि सिल्वर की सेलिंग शायद 23 तक खत्म हो जाएगी, बट गोल्ड की शायद 1910 तक जा सकती है। एंड उससे आप क्लियरली ये बना सकते हो कि आप अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो, तो एज अ ट्रेडर आपका काम यही होता है कि आप देखो कि जैसे अभी सिल्वर में आपको 2 से 2.5% का डाउन साइड दिख रहा है, और वही चीज अगर आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में आपको थोड़ा और बड़ा साइड दिखेगा, यहाँ पे टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 3% के आसपास का मिलेगा, तो ऑलमोस्ट आधा टक्का ज्यादा सेलिंग गोल्ड में आ सकती है एज पर द लेवल्स। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर चार्ट भी ये बता रहा है कि सिल्वर थोड़ा और पॉजिटिव है टू गोल्ड, गोल्ड थोड़ा महंगा है अभी भी प्राइस के हिसाब से, ठीक है। फिर हम चलते हैं डॉलर की तरफ, जो डॉलर ने ब्रेकआउट दे दिया है एंड बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है। तो आप यहाँ देखोगे डे चार्ट पे, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि डॉलर ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है डाउन ट्रेंड से। और ये मूवमेंट बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि डॉलर अब 103.5 के नीचे तो जाके नहीं रुकने वाला है। तो ये 103.5 ये जो लेवल है, तो मैं आपको ये बता दूं ये एक नेकलाइन था जो ब्रेक हुआ था। अब हम वो नेकलाइन रीटेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आने वाली है। तो अगर आप डॉलर के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, मेरे हिसाब से थोड़ा संभालना, बिकॉज 103.5 पे सेलिंग दिख सकता है डॉलर में, ठीक है। तो ये 103.5 तक अपसाइड है, पर उसके बाद आपको एक और बार शायद नीचे का लेवल मिल सकता है डॉलर में। तो ट्रेड थोड़ा संभाल के करना डॉलर में अभी। एंड एक और चीज डॉलर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी यूएस में बड़ा डेट सीलिंग का इशू चल रहा है। यूएस का डेट, जो कंट्री का डेट है, $32 ट्रिलियन हिट हो चुका है। एंड कुछ महीनों से ये डेट सीलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री 78 टाइम्स ये डेट सीलिंग बढ़ाया है। तो बेसिकली ये डेट सीलिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट को खर्चे करने के लिए जो पैसे चाहिए, वो एक एक सीलिंग रखते हैं ताकि गवर्नमेंट ओवर स्पेंड ना करे। और वही सीलिंग वो लोग बढ़ाते जाते हैं और वो मनी प्रिंट करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग वापस डेट सीलिंग बढ़ाते हैं तो मार्केट के लिए ठीक होगा। एज अ थ्रेट जो मार्केट डर रही है वो डर खत्म हो जाएगी। पर अगर वो नहीं होता है, अगर यूएस अपने डेट पे डिफॉल्ट करता है, तो आपको समझना ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, बिकॉज यूएस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एंड अगर आप देखो $32 ट्रिलियन की डेट है, तो अगर वो डिफॉल्ट होती है उस पे, एंड पूरे डेट पे नहीं होगा बट जो शॉर्ट टर्म अमाउंट है उस पे होगा, अगर वो होता है तो डॉलर इंडेक्स मेरे हिसाब से 15 से 20 टक्का गिर सकता है ओवरनाइट, ओके। एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स गिर जाएंगे, लिक्विडिटी इश्यूज आएंगी, मार्जिन कॉल्स आएगी, बहुत ही खतरनाक इवेंट होगा अगर वो हुआ तो। एट दिस पॉइंट कोई भी वो पॉसिबिलिटी लेके नहीं चल रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग डेट सीलिंग बढ़ा ही देंगे, ये नहीं होने वाला। और अगर 78 टाइम्स उन्होंने बढ़ाया तो शायद 79 भी बढ़ा देंगे, तो रैशनली वही है। पर अगर वो नहीं बढ़ाते हैं, डेट सीलिंग नहीं ऊपर होती है और वो वहां पे डेट पे डिफॉल्ट होता है, एंड वो अगले कुछ हफ्तों में समझ जाएगा, जून 15 तक मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये होगा कि नहीं होगा। एंड बहुत लोग यूएस में भी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको डेट पे डिफॉल्ट करने देना चाहिए, तब जाके शायद थोड़े खर्चे कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। पर अगर वो होता है बहुत ही बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट होगा। एंड आई थिंक यूएस मार्केट 30 to 40% ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गिर सकते हैं अगर ऐसा इवेंट होता है तो वो एक इवेंट है जो आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि अगर कल ये होता है तो आप लोग सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मुंह कितना बड़ा हो सकता है। एंड तभी आप बिल्कुल ही रिवर्सल्स मत ढूंढना, बिल्कुल ही ये मत सोचना कि अब लेवल आ चुका है, अभी यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ गया है मैं खरीद लूंगा। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 15 से 20% डॉलर मूव एंड 30 से 40% का स्टॉक्स और इंडाइसेस का मूव आ सकता है, और वही आपको गोल्ड सीधा आपको 2100 2200 का लेवल दिख सकता है। तो ये एक इवेंट है जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट तो भी एज अ ट्रेडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये होने की चांसेस है। उस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं
नैस्डैक को अगर आप देखोगे, नैस्डैक वन साइड रैली दे चुका है ये साल। अब देखो ये जनवरी से लेके अगर आप देखोगे, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। एंड अगर आप देखो ये इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया है 5 महीनों में। तो ये बहुत ही शानदार मूव है नैस्डैक का। एंड टेक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छी है। पर 13,700 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड अगर वो रेजिस्टेंस पे हिट होता है तो मेरे हिसाब से एक और बार 12,800 का लेवल दिख सकता है हमें नीचे साइड। ठीक है। डाउ जोन्स सेम 33,420 अभी एक रेंज में है। अगर आप देखोगे ये ब्रेक डाउन दिया था, पर फिर वापस कल का मूव इसको लेके आ गया इसके अंदर। पर मेरे हिसाब से डाउन ही है। 33,200 का मेरा, 32,200 का मेरा टारगेट है। तो नीचे ही मेरे को तो दिख रहा है इंडेक्सेस। अगर आप डैक्स भी देखोगे जर्मनी का, वो भी ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई है 16,300। उधर भी सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब चलते करेंसीज की तरफ, तो आप देखोगे यूरो। यूरो ने देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद वन साइड डाउन मूव आया है। 1.09 टू 1.08 बहुत ही जल्दी आया है। एंड मेरे हिसाब से अगर ऐसा, अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता गया 103.5 के ऊपर, तो ये आपको आराम से 105 दिख सकता है यूरो पे, क्योंकि ओवरऑल यूरो में बहुत वीकनेस है। अगर रिवर्सल्स आती है तो मेरे हिसाब से ये 108 का लेवल पे रिवर्सल आना बहुत जरूरी है, 107 और 108 के बीच। अगर वो रिवर्सल आते तो हम एक और बार 109 देख सकते हैं। पर ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक लग रहा है यूरो के लिए। जीबीपी अगर आप देखोगे तो भी काफी बेटर है। तो आप, अगर आपको रिलेटिविटी समझनी है, बिकॉज देखो करेंसीज में हमेशा रिलेटिविटी होती है। ठीक है। एंड रिलेटिविटी से आप ये समझ सकते हो, जैसे यूरो की मूवमेंट अगर आप देखोगे फ्रॉम ऑल टाइम हाई, यूरो डाउन है ऑलमोस्ट 2.5%। एंड पाउंड अगर आप देखोगे वही जगह पे, तो पाउंड इज डाउन जस्ट 1.8%। तो इसलिए पाउंड हैज आउट परफॉर्म्ड। एंड अगर आप चार्ट देखोगे तो पाउंड ने जो ब्रेकआउट दिया था वो रिटेस्ट हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। यूरो में उल्टा ट्रेंड टूट गया है। तो इसलिए यूरो वीकर है, जीबीपी स्ट्रॉन्गर है। तो आपको वो एक आपके दिमाग में रखना है। फिर अगर आप देखोगे ईयूडी, तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये 0.6815 लेवल पे बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, और वहां से एक बार रिवर्सल आया है। पर अब थोड़े सपोर्ट जोन्स की तरफ आ रहा है। मेरे हिसाब से 6630 से 6600 ये लेवल जो है, इस पे मुझे लगता है काफी बाइंग आएगी। एंड एक और रिवर्सल अपसाइड पे दिख सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। न्यूजीलैंड डॉलर सेम अगर आप देखोगे ये ज्यादा गिर रहा नहीं है, पर ओवरऑल अप ट्रेंड नहीं बना पा रहा है। पर एनी ब्रेक अबाउट से 6300 आपको एक बड़ा अप मूव दिख सकता है न्यूजीलैंड डॉलर पे। और आपके स्टॉप लॉस 6200 होनी चाहिए। 6200 अच्छा सपोर्ट है। ये 62 टू 6240 एक अच्छा सपोर्ट है न्यूजीलैंड डॉलर के लिए। और अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो ये करेंसी में थोड़ा संभाल के ट्रेड करना, बिकॉज अगले हफ्ते इवेंट है इसके लिए। फिर अगर आप कैड देखोगे, कैड काफी वीक रहा है। डॉलर स्ट्रेंथन होने के बावजूद कनेडियन डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है। पर अभी भी ये अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड 1.355 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड 1.330 और 335 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो रेंज काफी बड़ा है, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना कैड में, क्योंकि वन साइड मूव में आप दूसरे साइड में फंस सकते हो। अगर आप सीएचएफ देखो, सीएचएफ ने कल ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और ये अभी यहाँ पे 0.90 पे आ चुका है। अगर ये 0.9020 वाला लेवल जो कल उसने बनाया था ये तोड़ दे, तो हम 9091 का लेवल भी बहुत जल्दी देख सकते हैं सीएचएफ में। और अगर वो कंसोलिडेट हो, मेरे हिसाब से एक और बार कंसोलिडेट होके यहाँ पे 89 90 89 80 के आसपास आ सकता है, बिफोर इवन आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है। तो अभी लेवल्स नहीं है बाई करने। अगर आपको सेल करना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। बाय के लिए अभी लेवल्स है नहीं सीएचएफ। ठीक है। जेपीवाई आप देखोगे तो जेपीवाई अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे है। तो आप देखो 138 का जो लेवल है, 137.7 का जो लेवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से 140 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो वो देखना जरूरी है। बट अगर नीचे आता है तो आपको बाइंग करनी है, तो 136 पे आप वापस बाई कर सकते हो, अगर आपको 136 मिलता है तो। ठीक है। पर ओवरऑल ब्रेकआउट के लिए खड़ा है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो 140 बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे अपना मेरा व्यू चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, और मैं
आपको आंसर कर दूंगा। गोल्ड का एक और बार, हाँ गोल्ड का मैंने देखा जनरली गोल्ड का दो बार होता ही है, क्योंकि कोई अगर ऊपर नीचे लेट होता है तो वो हो जाता है, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो अगर आप देखो गोल्ड अभी सपोर्ट पे है। मैं मंथली चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि मंथली चार्ट में लग रहा है कि अच्छा खासा, अगर आप देखो मंथली चार्ट तो एक ट्रिपल टॉप बन रहा है। जब तक 1910 का लेवल है तब तक गोल्ड पॉजिटिव है। जैसे ही 1910 के नीचे आ जाएगा आपको ये ब्रेक डाउन दिख जाएगा गोल्ड में। अभी के लेवल जो आपको ध्यान रखने हैं वो है 1900, 1965, 1910, 1935, 1950। और ऊपर के साइड में 2000 के ऊपर बुलिश हो जाएगा वापस गोल्ड। तो 2000 के ऊपर आप वापस बुलिश हो सकते हो। अगर आपको बेचना है तो 2000 का स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हो, ठीक है। तो एक जन ने मुझे यूरो जीबीपी के लिए पूछा है, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार। तो यूरो जीबीपी अगर आप देखो बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड हो रहा है अभी। आप अगर देखोगे पूरा रेंज ये है 8730 का जो टॉप है ये वाला, और ये 8670, बहुत छोटा सा रेंज है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का रेंज है। इसके बीच ही ट्रेड हो रहा है। तो आइदर साइड अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर ही बड़ा ट्रेड आएगा। तो 8670 के नीचे अगर आ जाता है तो आपको एक थोड़ा बड़ा ट्रेड मिल सकता है टूवर्ड्स आपको इजिली 8630 एंड 8600 की तरफ भी। एंड अगर ये 8730 आपका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको आराम से 8780 का भी लेवल मिल सकता है। ओवरऑल यूरो वीकर है इसलिए आपने ट्रेंड देखा है। जब तक यूरो में स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता तो तब तक आपको ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है हमें। और कोई इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपको व्यू चाहिए तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम वेबिनार स्टार्ट करें। ठीक है। तो आई गेस एवरीबॉडी इज क्लियर, तो अपन अभी शुरू करते हैं आज का वेबिनार। तो आज साइकोलॉजी पे बात करेंगे। तो देखो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे मैं एक्चुअली घंटों बात कर सकता हूँ। एंड मेरे लिए एक्चुअली टाइम 1 घंटे का कभी जस्टिफाइबल नहीं होता है फॉर सच अ बिग टॉपिक। बिकॉज देखो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है। हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, अपने इमोशंस होते हैं। एंड एज अ ट्रेडर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एज अ ट्रेडर सारा हमारा इमोशन मार्केट में दिख ही जाता है, ठीक है। हम हमारी इमोशंस लोगों से छुपा सकते हैं पर मार्केट से कुछ नहीं छुपता है। अगर आप गुस्से में हो तो आप गुस्से में ट्रेड करोगे, अगर आप खुशी में हो खुशी में ट्रेड करोगे। एंड आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि एल्गो आ गया, तो एल्गो की वजह से अभी ह्यूमन इमोशन का कोई इशू नहीं है, बट एल्गो भी तो ह्यूमन ही बनाते हैं ना। तो अगर एल्गो हम बना रहे तो हमारे इमोशंस और जो हमारे इमोशनल फैक्टर्स है वो एल्गो में भी है। तो वो आप कभी भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हो। एल्गो में बेटर एग्जीक्यूशन है, फॉर श्योर बेटर एग्जीक्यूशन मिलेगा। पर ओवरऑल अगर आपका सिस्टम एक इंसान ने बनाया तो इमोशन भी रहे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो बड़े हेज फंड्स है दुनिया में, सारे बड़े हेज फंड्स वो लोग एक फुल टाइम 24 आवर साइकाइट्रिस्ट रखते हैं अपने ऑफिस में, ताकि उनके ट्रेडर्स को 24 घंटे कोई हो बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स, देखो ट्रेडिंग एक बहुत लोनली जर्नी है, बहुत लोनली सा दुनिया है। आप और स्क्रीन हो और रेट्स है। आप किसी के साथ वो ना हेल्प करेगा ना कुछ करेगा, आप मांग तो लोगे पर ओवरऑल एंड में आपका पीएनएल, आपका पीएनएल है। प्रॉफिट है तो भी आपको, लॉस है तो भी आप ही जिम्मेदार हो। तो इसीलिए कभी कभी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग के लिए। आई एम नॉट सेइंग आपके लाइफ के लिए, बट एक ट्रेडिंग कोच जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग मेंटर या ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि आपको एज अ ट्रेडर आपके बुरे दिन पे एक कोई तो आपको क्वेश्चन चाहिए जो आपको समझे आपने कहा गलती की, एंड अभी आपको कैसे सुधारना है। मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो बॉम्बे में एज ए ट्रेडर स्टार्ट किए विद अ मेंटर। एक मेंटर था जो हर दिन उनके ट्रेड देखता था, बताता क्या था कि कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे सही जा रहे हो, और उस हिसाब से उनकी मदद होती थी। हम यहाँ पे एज बुलबेल दुबई में हमारे बैचेस में जब हम सिखाते हैं तो हम ये बताते हैं लोगों को कि कैसा एक प्रॉपर साइकोलॉजी बिल्ड करनी है एज अ ट्रेडर। एंड बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ कोर्स मोस्ट ट्रेडर जो हमारे बैच से निकले उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट देखा है खुद के ट्रेडिंग में। उन्होंने अभी देखा है कि वो लोग बेटर ट्रेड कर पा रहे हैं, मिस्टेक्स कम कर रहे हैं, एंड इमोशनली काफी स्टेबल है क्योंकि उनको पता है क्या उनके खुद के पिटफॉल्स, ठीक है। तो साइकोलॉजी में पहली चीज आती है इमोशन। तो ये हम में किसमें नहीं है, हमें फियर, ग्रीड,
एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमने आपस में देखा है। एंड मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोग जो कहते हैं कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अगर आप ग्रीडी रहोगे तो आप पैसे हारोगे, पर मेरे हिसाब से बिना ग्रीड आपको लगता है कोई भी मार्केट में आएगा? अगर हमें पैसे नहीं बनाने हैं तो हम एक शायद चैरिटी में काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अगर हम ये फील्ड में आए हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ग्रीड है। and वो ग्रीड अच्छी बात है, इसलिए तो हम यहाँ हैं। पर ग्रीड का मतलब ये नहीं होता कि मतलब बिल्कुल नहीं आपको चाहिए। ग्रीड का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कब आपको कट ऑफ करना है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपके 200-300 डॉलर बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ट नहीं दिखा रहा है कि आगे जा सकता है, कट कर लो। ये मत करो कि मुझे आज 500 कमानी है और मैं इससे ही कमाऊंगा। लुक एट एवरी ट्रेड एज अ ट्रेड, नॉट एज योर पीएनएल। ये पता है बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़े ट्रेडर्स मैंने देखे जो पीएनएल दिखते ही नहीं, वो सिर्फ ट्रेड्स देखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उनके पीएनएल से। वो रेट्स देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, ट्रेड मारता है, नहीं देखते इसमें कितना आ रहा है उसमें। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टार्ट ऑफ द करियर में करें, पर इवेंचुअली आप ऐसा एक अप्रोच ले सकते हो कि पीएनएल नहीं है, इट्स द ट्रेड। अगर मुझे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉलर का मैंने आपको दिखाया, तो मुझे पता है ये 101.5 पे एक सेल आ जाएगा, एंड तभी अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग चार्ट हो, मुझे अगर पता है कि 103.5 पे सेल है, तो मैं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा सिस्टम है, वो मैंने क्रिएट किया हुआ है, एंड मैं उससे नहीं हिलूंगा। क्योंकि अगर मैं हिल गया तो फिर मेरा क्या मतलब इतना सारा ये स्ट्रैटेजी बनाने का। तो इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आई एम श्योर आप लोग सबने ये देखा होगा, फोमो, कि अगर कोई स्टॉक आप खरीदते हो और आप बेच देते हो और फिर वो और ऊपर जाता है, तो कितना बुरा लगता है ना। बहुत लगता है यार, मैं तो ये स्टॉक खरीदा था पर मैं तो जल्दी निकल गया, क्यों? क्योंकि मुझे लगा इतना ही आएगा, फिर और चल गया। पर देखो वो मार्केट के ऊपर है, वो और चल भी सकता है, उधर से नीचे भी कर सकता है। हमें बड़ा मजा आता है अगर हमने कोई चीज बेची हो और फिर वो गिर जाए, तो हमें लगता है यार बात है यार, मैंने तो बेची बट आपने 1 रुपया नहीं कमाया नीचे से। अगर आपने से ऊपर बेच दिया, आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं सही था। देखो लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मैं सही हूँ। ठीक है, एक नेचुरल फेनोमेनन है हमें। लेकिन कोई तो अनम्यूट पे है, देखता हूँ। प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, बिकॉज वरना फिर सब लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा था कि हाँ, सब हमें, देखो अगर आप नॉर्मल जॉब लेते हो एज आईटी प्रोफेशनल और एज अ सेल्स पर्सन और एनीबडी, आपको आपके फील्ड में आप शायद महीने में 1 या 2 बार गलत हो गए, ठीक है, या 3 बार गलत हो गए, पर वो ठीक है, वो हमारे लिए ओके है उतना एक्सेप्ट करना। पर ट्रेडिंग में आप हर दिन गलत हो सकते हो, वो भी 2 से 3 या 5 बार, और वो इजी नहीं होता है। ठीक है, हम एज अ ह्यूमन वी आर नॉट एक्चुअली बिल्ट लाइक दैट। तो ट्रेडिंग में आप देखोगे मोस्ट ट्रेडर्स जो अच्छे ट्रेडर्स है, उनके इमोशंस नॉर्मल नहीं होते हैं। वो लोग एक्चुअली रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपने प्रॉफिट किया तो भी आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए, लॉस पे भी सेम। जिस दिन आप यहाँ पहुंच गए ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर अगर आप अच्छे प्रॉफिट पे कूदते हो और अगर आप बुरे प्रॉफिट पे रोते हो, तो आपका बहुत ही मुश्किल जर्नी होने वाला है। बिकॉज ये मार्केट आपको 1000 बार दिखाएगा कि आप गलत हो, 1000 बार लॉसेस भी कराएगा, 1000 बार प्रॉफिट भी कराएगा। इन दी एंड क्या होगा, आप इमोशनली थक जाके बोलेंगे नहीं करना है मुझे, मेरे को नॉर्मल जॉब करना है। इसीलिए बहुत लोग मार्केट से निकल जाते हैं। अगर आप देखोगे ओवरऑल, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा है योलो, यू लिव ओनली वंस। ये यूएस में बहुत बड़ा टर्म है, एंड अभी तो डिक्शनरी में भी ऐड कर चुके हो लोग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है यार मैं तो एक ही बार जीने वाला हूँ, पूरी रिस्क ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको पता है 2020 में जब कोविड चल रहा था, लोग बहुत ट्रेडिंग कर रहे थे, तब बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो अपनी पूरी कैपिटल एक हफ्ते, एक वीकली ऑप्शन पे डालते थे। तो आप समझो एक हफ्ते का ऑप्शन जिसमें 5 दिन होता है, 5 दिन में वो पैसा जीरो ही होने वाला है, आपको पता है। तो भी वो लोग पूरी जिंदगी भर के पैसे डालते थे एंड पैसे कमाते थे जो मार्केट मूव हो रहा था। आज वही सब लोग सब जीरो हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट वैसा नहीं मूव हुआ जिस तरह उन्होंने सोचा था, और आज सब वापस अपने पुराने जॉब पे चले गए। ठीक है, तीसरा ये है कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डिप्रेशन। देखो, अगर आपको डर लगता है ट्रेड लेने से, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप एक ट्रेड लेते हो, पहले पता करो कितना लॉस है। अगर आपको लगता है
ये $300 का लॉस है, 400 का प्रॉफिट है, तो आपको पता है ठीक है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। पर पहले आप 400 मत सोचना, आप सोचना 300 तो जाएगा, फिर ट्रेड लेना। क्यों पता है, द मोमेंट आप वो बोल देते हो अपने आप को 300 जाएगा, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि ट्रेड कैसा चलेगा। जैसे ही अगर आप सिर्फ 400 सोचे और वो 300 नीचे आया ना, अब बोले यार ये कैसे हो गया, और ये कैसे नहीं होगा, आपको बराबर अपना रिस्क रिवॉर्ड माप के हर ट्रेड लेने, कोई भी ट्रेड रैंडमली मत लेना। जैसे अगर अभी गोल्ड 1977 है, ओके, मानो मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, 1977 में मैंने बाई कर दिया, मुझे पता है 1965 आ सकता है, तो मुझे पता है $12 मेरा जा सकता है अभी भी, ठीक है। ये 1985 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास कम है, मेरे पास ऊपर $8 है और नीचे मेरे $12 जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में बिल्कुल नहीं है। बट अगर मैं लेता हूँ और सपोज 65 आ जाए, तो मुझे ये होना नहीं चाहिए कि यार ये तो मैं तो जब बाय करता हूँ गिरता है, ये आपने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, जब मैं बाय करता हूँ गिरता है, जब मैं सेल करता हूँ ऊपर जाता है। ये आपके लिए नहीं है, मार्केट की खुद की मूवमेंट है, आप सिर्फ बीच में आ रहे हो। एक चीज समझना, मार्केट को किसी से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अपना चलता रहेगा, आप ट्रेड करो नहीं करो, आप पैसे डालो नहीं डालो, मार्केट किसी का नहीं है, ठीक है। हम मार्केट में आते हैं हमारे खुद के लालच से पैसे कमाने को। तो मार्केट को ब्लेम करना सबसे फूलिश थिंग है, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट है, हमारे लिए कुछ नहीं करता। अगर हम पैसे कमाए वो भी हमने खुद कमाए, अपने वजह से, अपनी स्किल के वजह से, या अपने टाइमिंग के वजह से। बट अगर गवाए तो भी हमने ही गवाया, वो किसी का भी गलती नहीं होता है, मार्केट का तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं विनिंग स्ट्रीक्स एंड लूजिंग स्ट्रीक्स, सबके साथ आता है। तो लूजिंग स्ट्रीक में कैसे सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है, अपने आप को ये देखना है कि तुम्हारा सिस्टम क्या था जो आपको पैसे कमा के दे रहा था, और वही सिस्टम फॉलो करो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर। फिर एक सबसे बड़ा चीज है ये, जो मैंने बहुत लोगों में देखा है, लॉस अवर्शन। बहुत लोग, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग लॉस ले नहीं पाते, ठीक है। अब लॉस एक ऐसा चीज है, हमें पसंद ही नहीं है, ये वर्ड ही नहीं पसंद। बचपन से सिखाया जाता है लॉस अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉस तो मतलब आपका कुछ गवाया, आपने कुछ गया है। पर लॉस अवर्शन करना बहुत ही बुरा ट्रेट है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो पुराने बॉस थे इंडिया में, हमने सब, हमारे सारे ऑफिस कलीग, हमने सब डिस्कस करके एक स्टॉक खरीदा जो हमें लगा बहुत ऊपर जाएगा। तभी कुछ भाव 8-10 रुपए का भाव था, स्मॉल कैप था। एंड वो 10 रुपए का 3-4 महीने में 40 रुपए हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट एक साल में, और 3-4 महीने, एक साल में मिला मिला के 40 हो गया। अब वो 40 के बाद ऊपर ही नहीं जा रहा, 40 पे अटक ही गया। फिर 35 आ गया। अब 35 आ गया तो हम में से सब ने ऑलमोस्ट निकाल दिया पैसे। 3-3.5 गुना पैसा बन रहा है स्मॉल कैप में, उससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप खुशी खुशी निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। पर तभी जो मेरे एक्स बॉस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 पे और खरीदा, जो उनको लगा ये स्टॉक 100 रुपए जाएगा। एंड बिलीव नहीं करोगे, आज वो स्टॉक का प्राइस 2 रुपए है। एंड उन्होंने 8 या 9 रुपए पे सारा लॉस बुक करके निकल गए। पर उनको बहुत टाइम लगा, हमने सब ने उनको बोला 30 पे निकल जाओ, 25 पे निकल जाओ, 20 पे निकल जाओ, वो नहीं निकले, वो रुके थे रुके थे रुके थे। एंड में उनको बहुत ही बड़ा लॉस लेना पड़ा उस ट्रेड में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लॉस बुक करना कोई बुरी बला नहीं है। लॉस बुक करके ही इंसान ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुक करके तो कोई भी ट्रेडर बन सकता है, लॉस बुक जो कर सकता है ना, वो ट्रेडर बनता है। एंड अगर आप सोचोगे कि यार ये तो नोशनल लॉस है, ये तो लॉस हुआ नहीं है, लोग बहुत टाइम ट्रेड नहीं क्लोज करते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो हुआ ही नहीं है। पर ऐसे कोई बात नहीं है, वो लॉस अभी भी लॉस है, वो नोशनल लॉस है। पर वो अगर नहीं चेंज होगा तो वो एक लॉस ही बनने वाला है। तो उसके लिए मत रुकना, अपने प्रॉफिट जल्दी बुक मत करना, अगर आपको लगता है ट्रेड में पोटेंशियल। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ट्रेड पे फोकस करो। अगर आपका जो टूल बॉक्स का सेक्शन बंद करके ट्रेड करोगे, देखो अगर आप छोटे छोटे ट्रेड मारो, टूल बॉक्स का सेक्शन खोलना ही मत, ठीक है। आप ट्रेड मारना, आधा लॉट एक लॉट जो मारना मारना, ट्रेड के हिसाब से बंद करना, नीचे मत देखना, और एंड ऑफ द डे आपका पीएनएल देखना। मैं बोल सकता हूँ बेटर होगा कंपेयर टू नॉर्मल डेज। क्यों? क्योंकि आप पीएनएल नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ट्रेड देख रहे हो, रेट देख रहे हो, अच्छा लेवल देख रहे हो, बाय कर रहे हो, अच्छा लेवल देख के सेल कर रहे हो। आपका कोई बायसनेस नहीं है, उसमें सच्ची ट्रेडिंग आपकी समझती है, ठीक है। एंड एक तीसरा चीज है, ये कंफर्मेशन बायस। ये सब में है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल चीज बता सकता हूँ कि अगर 3 लोग ने बोला राइट जाना है एक गाड़ी में बैठ के, तो चौथा इंसान भी राइट ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो 3 लोग ये समझे कि यार नहीं यार मैं अलग क्यों बोल रहा हूँ।
एंड लोग को डरता है मैं अलग बोलूंगा, मैं गलत निकला तो यार फिर मेरे को लगता है कि यार ये लोग सब हंसेंगे मेरे, पर हम बोल देते हैं। फिर अगर सपोज लेफ्ट ही निकला तो फिर हम बोल सकते हैं यार मैंने तो बोला ही था ऐसा था, पर आपने गट्स लेके बोला नहीं लेफ्ट जाओ। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको लगता है कोई चीज आपके हिसाब से, आपके स्टडी लेवल्स, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो अपना कॉल देना। कभी भी ये मत सोचना कि अगर कोई कॉल देता है उसके कॉल में हाँ बोलो तो कोई आपकी इज्जत नहीं करना। आपका कॉल क्लियर होना चाहिए। अगर आप गलत हो तो गलत, बट आपका कॉल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज एक ट्रेडर वही है जो खुद कॉल ले सकता है। ठीक है, मैं आपको जो भी सिखा दूं, पर अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और आपको नहीं पता है बाई या सेल, सॉरी, दबाना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। सॉरी। तो वो एक याद रखना, कंफर्मेशन बायस की तरफ मत जाना। कोई भी टिप्स देता है, सिग्नल्स देता है, इस पे कंप्लीटली कभी नहीं रिलाई करते, क्योंकि देखो जो इंसान आपको टिप्स देता है, सिग्नल्स देता है, वो आपको एक तरफ से ये देता है क्योंकि उसको पता है कि उसका कॉल वो है, आपका कॉल नहीं है। तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। आपके खुद के कॉल होने चाहिए, खुद के डिसीजन होना है। अगर आपको लगे कॉल बाय है तो बाय करो, लॉस हुआ आपका लॉस है, प्रॉफिट हो आपका प्रॉफिट है। किसी पे ज्यादा रिलाई इनिशियली आपको चाहिए तो सिग्नल्स लेके या कॉल टिप्स लेके समझो लोग क्या कॉल दे रहे, कब दे रहे। आप देखोगे मार्केट ऐसा चल रहा है, उन्होंने ये कॉल क्यों दिया, स्टडी करो। स्टडी करने में कोई गलत नहीं है, थोड़ा टाइम यूज करना यूज करो ताकि आपको आइडिया है। बट एक टाइम के बाद आपको खुद वो कॉल्स लेना आना चाहिए, एंड फिर ही आप प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो। एंड सबसे ज्यादा थिंग डिसिप्लिन। आपको पता है ट्रेडर की लाइफ का, तो मैं आपको एक नॉर्मल बड़े ट्रेडर की लाइफ बताता हूँ। वो इंसान उठता है सुबह से 6 साढ़े 6 बजे। पहला चीज मोस्ट ट्रेडर्स ये करते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके माइंड को फ्रेश रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। फिर वो लोग ऑफिस आते हैं, 1 से 2 घंटे की मिनिमम स्टडी करते हैं मार्केट के पहले। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो, अगर 9 बजे निफ्टी खुलता है, तो ये लोग 6:30 7 बजे से काम करना शुरू करते हैं। तब जाके 9 बजे तक इनका पूरा रेडी रहता है, इनको पता रहता है क्या आज के न्यूज है, क्या फैक्टर्स है, सब कुछ है। एंड अगर आप सीएफडी से हम ट्रेड कर रहे हैं 24 घंटे है, तो सुबह जब उठो तो वो 1 2 घंटा सुबह का टाइम मोस्टली, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड जापान, बाकी करेंसीज में ट्रेडिंग कम होती है, ओवरऑल वॉल्यूम कम होती है। तो आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा स्टडी करने के लिए, तो वो कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका ट्रेडिंग डे होने के बाद आप प्रॉपर स्लीप लो। आप मेंटली अपने आप को खुश रखो। आपको अगर कोई इश्यूज, अगर आपको लगता है कि आपका आज मतलब आप ज्यादा इमोशनल, आप दुखी हो या कुछ ऐसा इशू है, तो मत ट्रेड करो, स्क्रीन के सामने आओ ही मत, प्लेटफॉर्म मत खोलना, क्योंकि ऐसे दिनों पे आपकी लॉस ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी लगे आप रेडी नहीं हो आज ट्रेड करने के लिए, दूर रहना, मत आना। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। कभी ये सोच के मत करना कि मेरा $1000 गया, अब मैं रिकवर करने के लिए 10 और ट्रेड मारूंगा, मत करना। कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड बराबर से सेट करो, मैक्स लॉस करो, मैक्स प्रॉफिट करो। टोटल एक्सपोजर, अगर आपकी एक्सपोजर है, अगर आपने 6 करेंसी पे ट्रेड लिया और एक गोल्ड पे लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैक्स आपका कितना रिस्क है, कितना लॉस हो सकता है हमेशा। क्योंकि मैं बोलता हूँ, एक बहुत ही अच्छा कोट था एक इंसान का, जिसने बोला था, एवरी डे आई कम टू ट्रेड, I come to save my capital, and if I make money, that that is just a side process of it. बेसिकली वो अपना कैपिटल बचाता है हर दिन, पैसे बन गए तो गए, बट कैपिटल कभी तोड़ने नहीं होता। अगर आप एक बिजनेस पर्सन से सीखोगे, आप समझोगे कि कैपिटल आपका सबसे बड़ा एसेट है, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको हमेशा संभाल के रखना है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पे, चॉकिंग मनी फ्लो, चेकिंग मनी फ्लो, जो भी बोल सकते हो आप। तो अगर आप लोग ने कभी इंडिकेटर सुना है तो ग्रेट, अगर नहीं सुना है तो मैं आज आपको समझा दूंगा ये क्या होता है। तो ये बेसिकली एक पैसा कहाँ जा रहा है ये समझाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि हम हमेशा सोचते हैं कि वॉल्यूम, हम अगर वीवैप जब सुनते हैं, वीवैप में हम करते हैं, वीवैप में क्या होता है, हम डेली अच्छी एंट्री पॉइंट मिलती है वीवैप। ठीक है, अगर मुझे पता है कि यार ये वीवैप के नीचे प्राइस है, तो मैं बाय कर सकता हूँ, मुझे पता है ये प्राइस आ सकता है, ऊपर है तो बेच सकता हूँ, मुझे पता है वीवैप का प्राइस वापस आएगा ही आएगा। तो वो आपको एक अच्छा एंट्री एग्जिट दे सकता है। और चॉकिंग मनी फ्लो आपको एक ट्रेंड इंडिकेटर जैसा यूज करना है।
ये आपको बताता है ट्रेंड किस साइड है। तो अगर ट्रेंड अप साइड है, डाउन साइड है, वो बताता है। ठीक है, एक 21 पीरियड डेज यूज करता है, 21 डेज। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म उतना अच्छा नहीं है। 6 महीने से ज्यादा डेटा मोस्टली आपको प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेंगे, बट 6 महीने का भी डेटा आपके लिए काफी है ट्रेंड ढूंढने के लिए। ठीक है, और इसकी रीडिंग 0 से 1 के बीच में होते हैं, -1 से +1 हो सकती है। तो अगर 0 के नीचे है तो सेल है, और 0 के ऊपर तो बाय है। क्लियर है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या ट्रेंड वीक है। तो इसमें आपको, अगर आप देखोगे, आपको डाइवर्जेंसेस भी मिल सकते हैं। तो अगर सपोज प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, बट चौकी मनी फ्लो 0 के नीचे है, तो आपको पता है कि ये जो बाय आया है उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। एंड अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप बोल सकते हो कि एक ये नीचे ही आने वाला है, और वापस नीचे आ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है, अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। पर मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता है, तो आपको फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है। पर अगर आप देखोगे, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे, तो अगर आप गोल्ड में देखोगे, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ये सारे हटा देता हूँ कि आपको इजी हो जाए। मैंने काफी 6-7 साल से यूज किया है इंडिकेटर, है मैंने तो देखा है काफी हेल्पफुल रहा है। तो अगर आप यहाँ गोल्ड में देखोगे, तो अगर आप 6 मंथ्स का अगर आप देखो, ये थोड़ा बेटर होगा। तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है। तो पहले आप ये कर देना कि ये 20 का ना 21 कर देना लें, क्योंकि हम 21 दिन लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, बट ये एक सेटिंग में आप चेंज कर लेना। अब आपने 2 आवर का चार्ट देख रहे हो, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे मई में सेल इंडिकेटर आया था 11 मई की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे 2040 का सेल था, एंड वहां से ऑलमोस्ट यहाँ तक जो 2020 का लेवल है, तो $20 आपका इजीली कैप्चर हो गया। चाहे तो 40 भी कर सकते हो अगर आप 2000 पे बेचते हैं। पर आपने देखा यहाँ पे एटलीस्ट $20 तो मिनिमम कवर हो जाता। फिर आप देखो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड था, फिर वापस यहाँ नीचे आ गए। यहाँ पे 2010 पे वापस सेल कॉल बना था, 2005 के आसपास, 5 से 10 के बीच। और आप देखो वहां से अभी भी सेल ही चल रहा है। तो अगर आप वहां पे करते तो आपको आराम से $30 मिल जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है, बहुत ही सादा है, पर बहुत अच्छे कॉल्स देता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो ये जब गोल्ड ऊपर जा रहा था तो ये बाई था। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया था गोल्ड का 2005। अभी बहुत लोग ना ये इंडिकेटर देखेंगे, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये इतना जल्दी मूव हो गया, अब तो मैं नीचे के लिए रुकूंगा, बट नीचे कभी आया ही नहीं है। तो अगर आप चॉकिंग मनी फ्लो के हिसाब से कर लेते, तो यहाँ पे आपका अपसाइड, आप देखो यहाँ पे 2010 पे या 15 पे बाई करते हैं, तो पूरा ट्रेंड आपके पास ऑलमोस्ट कवर्ड। 2070 आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे बाय इंडिकेटर और सेल इंडिकेटर जल्दी आते हैं। उसके बाद जो है वो आपके ऊपर है। जैसे अगर आप देखोगे, ये आप बाई करते यहाँ पे 2010 के आसपास, जहाँ पे बाई सिग्नल दिया था, और पूरा रुकते जब तक ये नीचे आ जाता तो वापस 2010 ही आ जाता। तो वो आपको सेल सिग्नल आपको नहीं देगा, आपका क्लोज नहीं करेगा, आपको अलग अलग सिग्नल देगा। यहाँ पे बाई दिया है तो यहाँ पे वो सेल देगा, यहाँ पे वो सेल देगा, एंड यहाँ पे आप सेल करोगे तो ये कमा। तो आपको इंडिविजुअल इंडिकेटर्स देता है, एंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपको आराम से दे देगा। अगर आप ये एप्पल में देखोगे सेम चीज, तो एप्पल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने बाई इंडिकेटर दिया था 157 पे, एंड ये मस्ट मूव आपको 166 तक मिला। एंड आपको बेचने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक बार भी नीचे नहीं गया 0 पे। तो अब यहाँ तक आपके लिए एक बाई था। ओवरऑल आपके लिए सेल अभी तक बराबर सेल इंडिकेटर आया ही नहीं। तो आपका ये जो बाई था, जो 30 मार्च का बाई था, अगर आप देखो आप $157 पे बाई करते, अभी भी आप आराम से 12-13 टका कमा रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है इस इंडिकेटर का, कि ये आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स देता है। एंड ये आप अपने एडीएक्स और बाकी एमएसीडी के साथ जोड़ के देख सकते हो कि आपको अच्छे इंडिकेटर मिलेंगे। ओवरऑल इंडिकेटर मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें जो पॉजिटिव है, ट्रेंड बताता है वॉल्यूम के हिसाब से। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में वॉल्यूम है तो वो आप ये यूज कर सकते हो। दूसरी बात, ट्रेंड के अलावा ये बाई बताता है या सेल बताता है,
क्लोज आपको आपके हिसाब से करना होगा कि कैसा है, क्योंकि आप पूरा रुकोगे तो आपको शायद प्रॉफिट ना मिले। तो अगर आपने बाई कर लिया तो आप अपना लेवल देख के सेल कर सकते हो। फिर अगर इसने सेल बताया तो आप सेल करके जैसे ही आपको क्लोज करना है, आपका प्रॉफिट हिट हो चुका है तो आप क्लोज। ठीक है, कोई डाउट्स टॉकिंग मनी फ्लो पे? हेलो सर। हाँ बोलो पवन जी। सर ऐसा बोल रहा हूँ कि आप जो अभी जो चार्ट दिख रहा है एप्पल का, उसमें उसने हाँ ब्रेकआउट तो दिया है ना सर, जीरो के नीचे जा तो रहा है। हाँ जा रहा है, बट अगर आप देखो ये कितना वीक ब्रेकआउट है, आपको ये भी देखना है कि ये देखो, 0 से 0.12 और फिर वापस आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे ये इंडिकेटर जैसे एमएसीडी है 0 to 1 वाला, जहाँ पे क्लियर है कि 1 0 के ऊपर बाय है और नीचे सेल, ये वैसा इंडिकेटर नहीं है, ये आपको एक ट्रेंड बताता है। ठीक है, आप इसकी लिमिटेशन ये समझो, क्योंकि ये वॉल्यूम लेता है। क्योंकि यहाँ पे आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे 3 4 दिन वॉल्यूम में सेलिंग हुई है तो ये दिखा देगा कि नीचे है। पर ओवरऑल आप देखो प्राइस मूवमेंट कितना है। अभी आप प्राइस मूवमेंट देखोगे, सेलिंग थोड़ी हुई है, फिर वापस रिवर्सल आ गया। तो अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो अभी ये सिंपल चीज याद देख लो एप्पल का, तो आप देख सकते हो सेल का इंडिकेटर कहीं आए नहीं। अगर आप ट्रेंड लाइन देख लो, आपको ये सिर्फ आपको ये देखना है कि बाई कितना स्ट्रॉन्ग है और सेल कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ पे आप देखोगे जीरो क्रॉस करके अच्छा खासा 335 40 लेवल्स तक गया, तो ये एक अच्छा बाय इंडिकेटर है। ये अगर आप देखो ये और अच्छा बाय इंडिकेटर। बट अगर आप यहाँ देखोगे, देखो ये छोटा सा बाय है, यहाँ पे छोटा सा बाय है, वापस चले, तो आपको इसको भी ब्रेकआउट देने के लिए रुकना पड़ेगा। एंड ओवरऑल आपको ट्रेंड समझाएगा, अगर ये लॉन्ग ट्रेंड है तो लॉन्ग ट्रेंड समझाएगा, अगर शॉर्ट है तो वो बताएगा। तो अगर आपको कोई चीज, जैसे अभी गोल्ड में हम देखेंगे ना, तो एप्पल तो एक स्टॉक है, तो स्टॉक की मूवमेंट थोड़ी कम है। अगर इसमें देखो क्लियर सेल सिग्नल्स है, यहाँ टूटा तो सेल है, यहाँ पे आपको सेल बताया 2011 पे, आपको नीचे अभी तक सेल ही है, बाई की लेवल आई नहीं है इसके हिसाब से। सेम चीज बाई का यहाँ पे उसने बताया था बाई है, तो क्लियर बाई था 2010 पे और ऊपर का मूवमेंट दिखा। और जब तक ये लेवल वापस नहीं आया, सेल नहीं था। तो आपको इसमें भी जैसे 0.10 में अगर आपको आपका एरर रेट रखता है, मैं जनरली रखता हूँ 0.10 to 0.20। ये वाले जो मूव्स है ना, थोड़े आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे ही आपको पता है 0.10 के ऊपर चला गया, तो आपको पता है मूव सस्टेनेबल होता है, तो मैं 0.10 रखता हूँ। 0.10 के ऊपर अगर मूव आपको दिखता है या -0.10 के ऊपर मूव दिखता है, तो आप फट से बाय या सेल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द। ओके सर। ठीक है, थैंक यू फॉर। और किसी को कोई डाउट्स? ठीक है, तो और कोई इंस्ट्रूमेंट पे कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम फिर वेबिनार एंड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू द वेबिनार। आज हमने काफी चीजें डिस्कस की। आई होप आप लोग को सब इंफॉर्मेशन हेल्पफुल था। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीक। थैंक यू। थैंक यू पवन जी। थैंक यू जयंती लाल जी, थैंक यू सो मच।